कभी सोचा है कि गली में मिलने वाला एक साधारण सा नाश्ता पूरी दुनिया में एक घरेलू नाम बन सकता है? बिल्कुल, ये हल्दीराम की अविश्वसनीय कहानी है। एक ऐसा सफर जो बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक ग्लोबल स्नैक्स एम्पायर में बदल गया। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इनोवेशन और जिद ने इस एम्पायर को खड़ा किया। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत की कहानी है। नहीं, आज की तारीख में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के 108 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सोचिए, 108 देश। ये बताता है कि इस ब्रांड की पहुंच आज कितनी बड़ी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर बीकानेर की गलियों का एक मामूली सा स्नैक पूरी दुनिया का फेवरेट कैसे बन गया? क्या था इसके पीछे का सीक्रेट? चलिए इस सफर के हर एक पड़ाव को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में बीकानेर से। यहाँ एक नौजवान थे गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें हम सब हल्दीराम के नाम से जानते हैं। वो अपने परिवार की भुजिया की दुकान पर काम करते थे, लेकिन वो बस एक आम दुकानदार नहीं थे। उनके अंदर एक जुनून था, एक जिद थी कि इस साधारण से स्नैक को कुछ बहुत ही खास बनाना है। तो उन्होंने देखा कि जो पारंपरिक भुजिया बनती थी वो थोड़ी मोटी और नरम होती थी। उन्होंने दो बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव किए। पहला, उन्होंने बेसन के घोल में मोठ की दाल मिला दी। इससे भुजिया में एक जबरदस्त कुरकुरापन आ गया। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही बारीक छेद वाली जाली का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे भुजिया पहले से कहीं ज्यादा पतली और हल्की बनी। और इसका नतीजा, अरे वो तो कमाल का था। ये नई बेहतर भुजिया रातों रात एक सनसनी बन गई। बिक्री आसमान छूने लगी। हल्दीराम को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि उन्होंने दाम दोगुने से भी ज्यादा कर दिया, 2 पैसे से सीधे 5 पैसे प्रति किलो। लेकिन मजे की बात यह है कि ग्राहकों की लाइनें कम होने की बजाय और लंबी होती चली गई। देखिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना एक बात है, लेकिन हल्दीराम ये भी जानते थे कि अगर इसे सिर्फ एक लोकल डिश से आगे ले जाना है तो कुछ और करना पड़ेगा। और यहीं पर उनकी मार्केटिंग की समझ काम आई। उनका पहला मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक जानते हैं क्या था? उन्होंने अपनी भुजिया का नाम रख दिया डूंगर सेव, जो बीकानेर के उस वक्त के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर था। बस इस एक कलम ने लोगों के लोकल प्राइड को छू लिया। अचानक से हर कोई राजा के नाम वाला स्नैक खाना चाहता था। नतीजा, सेल्स और शोहरत दोनों में जैसे धमाका हो गया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक मुश्किल मोड़ भी आया। एक बहुत ही कड़वे पारिवारिक झगड़े के बाद हल्दीराम को उसी बिजनेस से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। सोचिए, एक ही पल में वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सड़क पर आ गए। न घर, न कोई काम। पर हल्दीराम टूटने वालों में से नहीं थे। एक दोस्त से सिर्फ 100 रुपए उधार लेकर उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जबरदस्त वापसी का अगला चैप्टर, जहां उन्होंने सब कुछ बिल्कुल जीरो से फिर से खड़ा किया। तो इस बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक नया सस्ता सा स्नैक बनाया, क्रिस्पी मूंग दाल। ये चीज जो लोकल मजदूर थे उनके बीच इतनी पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते हिट हो गई। और बस यहीं से उन्हें वो नींव मिली जिसकी जरूरत उन्हें अपना साम्राज्य फिर से बनाने के लिए थी। एक बार जब वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए तो परिवार ने बड़ी समझदारी से बिजनेस को फैलाना शुरू किया। उन्होंने कोलकाता और नागपुर में दुकानें खोली, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीकानेर वाले प्रोडक्ट्स कॉपी पेस्ट नहीं किए। वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने वहां के लोकल टेस्ट को समझा। कोलकाता में मीठे और नमकीन मिक्सचर बेचे तो नागपुर में काजू कतली जैसी मिठाइयां भी बनाना शुरू कर दिया। अब अगला टारगेट सबसे बड़ा था, दिल्ली, देश की राजधानी का बाजार। जाहिर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। ये उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था, एक ऐसी चुनौती जो उनके सब्र की हर हद को आजमाने वाली थी। लेकिन उनकी बिजनेस की चुनौती पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी हावी हो गई। तारीख थी 10 नवंबर 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे और हल्दीराम का परिवार खुद को उस हिंसा के बिल्कुल बीच में पाता है। उस भयानक हिंसा के बीच दंगाइयों ने उनकी दिल्ली की दुकान और घर दोनों को आग लगा दी। सालों की मेहनत, उनकी पूरी जमा पूंजी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने जल के राख हो गया। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना, फिनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। ठीक उसी तरह इस तबाही की राख से अगली पीढ़ी ने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कसम खाई, पर इस बार एक नए और अटूट फोकस के साथ, और वो था लगातार इनोवेशन,
ये ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वापसी की कहानी भी एक कॉम्पिटिटर के चैलेंज से शुरू हुई। किसी ने दावा किया कि उसकी भुजिया बेहतर है, बस उन्होंने इसे एक पर्सनल चैलेंज की तरह लिया और रेसिपी पर फिर से काम किया। स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए उसमें लौंग जैसी एक सीक्रेट सामग्री डाली, और इतना ही नहीं, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने अपनी खुद की बेसन की चक्की भी लगा ली। अब उनके पास यकीनन मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन एक अजीब सी पहेली थी कि बिक्री उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही थी जितनी बढ़नी चाहिए थी। इसी सवाल के जवाब ने हल्दीराम के अगले बड़े कदम की नींव रखी। और फिर उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्रांडिंग में। लोग उनकी भुजिया तो पसंद कर रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो हल्दीराम खरीद रहे हैं। उनकी जो सादी सी पैकेजिंग थी, वो आकर्षक विदेशी ब्रांड्स के सामने कहीं टिक ही नहीं पा रही थी। तो इस समस्या का जवाब था एक क्रांति, एक पैकेजिंग क्रांति। ये वो कदम था जिसने हल्दीराम को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से उठाकर पूरे भारत का एक जाना माना घरेलू नाम बना दिया। और ये बदलाव वाकई जबरदस्त था। उन्होंने एकदम वाइब्रेंट, कलरफुल पैकेट्स लॉन्च किए जिन पर हल्दीराम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। इस बेहतर पैकेजिंग से सिर्फ ब्रांड की पहचान ही नहीं बनी, बल्कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। वो ज्यादा समय तक ताज़ा रहने लगा। और तो और उन्होंने हर तरह के ग्राहक के लिए अलग अलग साइज भी निकाले, जिप वाले, स्टैंड अप पाउच, सब कुछ। उस एक पैकेजिंग क्रांति ने पूरा खेल ही बदल दिया। आज हम हल्दीराम का जो इतना बड़ा एम्पायर देखते हैं ना, वो उसी इनोवेशन और लगातार सुधार की विरासत पर खड़ा है। एक साधारण सी भुजिया से शुरू करके आज हल्दीराम 400 से भी ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेचता है। सोचिए, नमकीन, मिठाई से लेकर कुकीज और अचार तक, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। हल्दीराम की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि एक सिंपल सा आइडिया भी अगर जुनून और जिद के साथ किया जाए तो कुछ भी हासिल कर सकता है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में न जाने ऐसी और कितनी छोटी छोटी रसोइयां होंगी जहां अगला $1 बिलियन आइडिया पक रहा है, बस दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा है।